नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खानपुर विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों के द्वारा मिलकर किए गए सिडकुल के उद्घाटन को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अवैध करार दिया है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है, जिसकी घोषणा उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिग्रहण करवाया था। लेकिन इसी बीच कुछ बीजेपी और कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया, जिससे इस कार्य में विलंब होता चला गया। उन्होंने कहा कि वो इस बाबत सिडकुल के सभी अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके थे और उन्हें हर स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विधायक द्वारा बिना पूजा पाठ के वहां जेसीबी से शिलान्यास कर दिया, जबकि मेहनत उनकी है। इसका अधिकार बीजेपी की सरकार को है। मुख्यमंत्री ने भूमि का अधिग्रहण कराया, इस तरह से शिलान्यास करना पूरी तरह से अवैध है। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका रुख कर लेते हैं। जी वीरेंद्र, ये तो एक तरह से वही बात हो गया कि किया किसी और ने और उद्घाटन किसी और ने किया। यह पूरा माजरा भी वही है क्या? और जिस तरह से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह उर्फ चैंपियन दावा कर रहे हैं, उनके दावे में भी कितनी हकीकत है? यह पूरा माजरा इतना सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? वीरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप हमें? वीरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? वीरेंद्र, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो दावा चैंपियन कर रहे हैं, उस दावे में क्या कितनी हकीकत है, इसके बारे में बताइए। और जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि भाई मेहनत उन्होंने की और फसल कोई और काट कर ले गया, इशारा यही है, ऐसे में इस पूरे मामले पर अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी कुणाल, अगर बात की जाए खानपुर विधायक और जी कुंवर प्रणव पूर्व विधायक में एक आमने सामने की जो उनमें कहा सुनी चल रही है, इसको देखते जो खानपुर विधायक का कहना है, पूर्व जो विधायक है उनका कहना है कि मैं इसे अपने कमलों से लाया था और मैंने इसे प्रयास किया था और मुख्यमंत्री के द्वारा इसे लेकर आया था सिडकुल को, और मुख्यमंत्री इसका जो उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री के अलावा उद्घाटन नहीं करेंगे। अगर बात की जाए हमारे जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार का कहना है कि मैं लेकर आया इसका और मैं इसका उद्घाटन करूंगा और मैं ही यहाँ की जनता को ये सौगात दूंगा। लेकिन अगर बात की जाए इस प्रकार से बढ़ती हुई जो जनता भ्रमित हो रही है कि इसको लेकर कौन आया है, वही कुंवर प्रणव ने जो चैंपियन ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हो, इसको लेकर कौन आया? मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जल्दी आज या कल में किसी भी रोज आ सकते हैं, उसका उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी करेंगे कि उसको लेकर कौन आया था। ये तो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, क्या कहते हैं। लेकिन एक तरफ कुंवर प्रणव जो उसमें अड़े हुए हैं, कुंवर प्रणव कहते हैं कि मेरी 4 साल की मेहनत थी, इसमें 4 साल की मेहनत में सिडकुल लेकर आया हूँ। वही अभी जो बात की जाए उमेश कुमार कहते हैं कि इसको मैं लेकर आया। ये तो जनता बताएगी या हमारे जो सीएम है धामी जी, ये बताएंगे इसको लेकर कौन आया था। जी कुणाल। वीरेंद्र, लेकिन क्या ये क्रेडिट लेने की ही होड़ है? क्योंकि अब तो उद्घाटन हो गया, तो अब इस बारे में ज्यादा बातचीत करके भी कुछ लाभ हासिल होगा या यूं ही हो रहा है? ये देखिए कुणाल, अगर बात की जाए खानपुर में पहले से ही एक क्रेडिट लेने का एक स्वभाव चल रहा है। कभी तो कुंवर प्रणव कहते हैं, तो कभी ये उमेश कुमार जी कहते हैं। लेकिन जनता दोनों को जान चुकी है। जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये 4 बार के विधायक है और उमेश कुमार भी पीछे नहीं है। उमेश कुमार का कहना है कि मैं लेकर आऊं, पहले 4 वर्ष पहले क्यों नहीं लेकर आए थे। अब जनता समझ रही है कि ये दोनों लोग लू बज रहे हैं और इससे हमारा जो क्षेत्र खानपुर वो कहीं ना कहीं पीछा ना रह जाए। जी चलिए, तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। प्रदेश में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उसे और पुख्त बनाने के लिए लगातार कवायद तो चली रही है, लेकिन 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस की तरफ से नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का कहना है कि सभी होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट, आदि का व्यवसाय करने वालों को शुभकामनाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की भांति सरकार जानबूझकर
जनहित दिखाना पैदा करना चाहती है और व्यवस्था जैसी चल रही है वैसे चलने देना चाहती है। वहीं सरकार यात्रियों की सुरक्षा का और यात्रा मार्गों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में होते हुए भी हम स्थितियों को पैनिक करके या नेगेटिव नहीं करना चाहते। साथ ही प्रदेश में चल रहे होम स्टे पर गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को बने हुए होम स्टे सही से चलाने चाहिए, उससे व्यक्ति कुछ अर्जित कर सके, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आएंगे। तो चारधाम की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस का यह बयान है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह बातें कही हैं और चारधाम के लिए सरकार की तरफ से की जाने वाली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि बतौर विपक्ष वह चाहते हैं कि इसमें वह सहयोग करे और कोई पैनिक क्रिएट ना करे, लेकिन जिस तरह से जितनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं क्या वो वैसी हैं, यह उनका आशय था। कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल हैं और उन्होंने यह कहा है कि सभी होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट वगैरह का व्यवसाय करने वाले को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष की भांति सरकार जानबूझकर जनहित दिखाते की करने की बातें कर रही हैं। व्यवस्था जैसी चल रही है उस तरह से चलने दी जाए। सरकार यात्रियों की सुरक्षा का और यात्रा मार्गों का ध्यान रखे और यही सबसे बड़ी बात है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा और उससे जुड़ी तैयारियों को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार की कार्यप्रणाली और तैयारी में खोट ही खोट नजर आ रही है और विगत दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का ध्यान सिर्फ भीड़ जुटाने में है, व्यवस्थाओं को बनाने में नहीं। ऐसे में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर जुबानी हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस का यह पुराना चरित्र रहा है। पिछले वर्ष भी उन्होंने यात्रा को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए और इस वर्ष भी अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। कांग्रेस यात्रा को प्रभावित करने और पूरे देश में उत्तराखंड की बदनामी करने के लिए हर षड्यंत्र रचने लगी है। उनके ये बयान भी इस षड्यंत्र का ही पहलू है। तो आपसी बयानबाजी का दौर है और चारधाम की यात्रा की अब शुरुआत होने वाली है। बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन ऐसे में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहीं विपक्ष में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो एक तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि भाई जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुदृढ़ कीजिए, हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। दूसरे तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो षड्यंत्र है, अब जब शुरू होने वाली है यात्रा उसके पहले इस तरह की तमाम कोशिश की जा रही है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इस बीच में यात्रा है, इसे लोग कैसे देख और समझ रहे हैं, क्या है वाक्य? देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए चंद कुछ ही दिन बाकी हैं और चारधाम यात्रा एक प्रदेश की नहीं बल्कि विश्व भर की होती है, पूरे भारतवर्ष की होती है। इस यात्रा में अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। तो वहीं विपक्ष जो है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो कांग्रेस का साफ कहना है कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा हो रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है ऋषिकेश से आगे बढ़ानी। ऋषिकेश तक तो क्राउड आ जाता है लेकिन ऋषिकेश से आगे क्राउड को भेजना बहुत मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि आप केदारनाथ की कैपेसिटी की बात करूं मैं तो 20 से 25,000 लोगों की कैपेसिटी है केदारनाथ में। वहीं बद्रीनाथ में तो चलो लगभग 50,000 की कैपेसिटी है, लेकिन केदारनाथ में जो कैपेसिटी है, यमुनोत्री में जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम कैपेसिटी है। तो उसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि व्यवस्थाओं का दौर सही किया जाए, क्योंकि कभी भी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे आपदा ज्यादा आती है। अगर इस तरीके से क्राउड आएगा, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो वहीं जो है सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष हमेशा कमजोर करना चाहता है सरकार को, हमेशा ये जनता को भड़कलाता है। लेकिन यही है लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चाहे मैं भाजपा के अन्य नेताओं की बात करूं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से
कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो जनता को हित में सोचने के बजाय उनको नेगेटिव सेट कर रहा है, तो वो गलत है। लेकिन ये सच भी है कि अगर जिस तरीके से आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो लगभग इस वर्ष 60 लाख से ऊपर यात्री आने की संभावना है प्रदेश में। लेकिन अगर कितनी व्यवस्था है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी खास व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात करूं, मैंने आप देखो ऋषिकेश और यहाँ की ऋषिकेश और देहरादून की कुछ तस्वीरें भेजी थी। सिर्फ एक संडे था, कोई यात्रा नहीं था, इतवार था। शनिवार इतवार को अगर इतना जाम लगता है, लगभग 90,000 गाड़ियां अगर एक दिन में आती हैं, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि ऋषिकेश से आगे ये जाम कैसे जाएगा और किस तरीके से सुचारू से यात्रा चलेगी। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पर्यटक के साथ साथ वो धार्मिक क्षेत्रों की भी समस्याएं हो जाती हैं। धार्मिक क्षेत्रों में अगर इतना क्राउड जाता है, जिनको धर्माटन और तीर्थाटन और पर्यटन दोनों अगर साथ होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देखा ये होगा कि अब 4 दिन बाद ही पता लगेगा कि यात्रा कितनी सुचारू चलती है और सरकार के दावे कितने ही सच्चे हैं और कितने बोरे। जी वही बात है ना सतीश, जैसे कहा जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं कि कैपेसिटी क्या उतनी है जिस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। गोदियाल साहब भी इशारा कर रहे हैं व्यवस्थाओं का दुरुस्त कर लीजिए, एक बार तो आप बुला लीजिएगा, लेकिन क्या उतना होल्ड कर पाइएगा, उन लोगों को सुविधा दे पाइएगा। तो भट्ट साहब कह रहे हैं कि भाई आप षड्यंत्र कर रहे हैं, उत्तराखंड की बदनामी है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर लोग करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, यही तो जनता समझ नहीं पा रही है। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कैपेसिटी बहुत कम है। लगभग 25,000 की कैपेसिटी से ऊपर नहीं है केदारनाथ में। बद्रीनाथ में 40,000 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। यमुनोत्री गंगोत्री में 20-25,000 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन 20 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं जब पहाड़ों में जो है, अगर एक हल्की सी बारिश आ जाती है तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अब देखना जिस हिसाब से सरकार अपनी तप रही है कि हमने जो है सभी लोगों को 16 विभाग लगे हुए हैं कि यात्रा रूट पे। अब ये 16 विभागों की बात तब आएगी सामने जब यात्रा शुरू होगी, और कितनी सुचारू चलेगी वो देखने वाली बात है। कितना जाम लगेगा, कहाँ पे रोड ठीक नहीं में है, कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, वो तो देखने वाली वो हम उस दिन पता लगेगी जब यात्रा शुरू होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसी को लेकर, इनकी तैयारियों को लेकर तमाम बातचीत भी की जा रही है। और अब इसके तहत तमाम व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार सुनिश्चित भी कर रही है। यात्रा शुरू होने में भी 1 सप्ताह का समय शेष है, लेकिन जगह जगह जाम लगने की स्थितियां दिखाई दे रही है। खासतौर पर हरिद्वार ऋषिकेश में जाम की स्थिति अत्यधिक देखी जा रही है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हरिद्वार ऋषिकेश पर शिवपुरी तक हमेशा से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके लिए अब कुछ वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऋषिकेश से शिवपुरी तक या तो टनल का निर्माण होना चाहिए या फिर एलिवेटेड रोड की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा है कि इन व्यवस्थाओं के लिए अत्यधिक खर्च होगा, जो कि राज्य पर अतिरिक्त भार दे सकता है, इसलिए इसके लिए सेंटर से मदद के लिए प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को आवश्यक कर दिया गया है और यूसीसी लागू होने के बाद अब यह अनिवार्य है। इसके बाद अब बड़ी संख्या में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण किए भी जा रहे हैं। बात करें नगर निगम देहरादून की, तो यहाँ यूसीसी के नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक 6,676 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 6,411 आवेदनों को अप्रूवल भी दे दिया गया है। इसके साथ ही 88 ऐसे आवेदन भी हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 100 से 120 आवेदन निरस्त भी किए गए हैं, जिनमें दस्तावेजों का पूरा न होना और अन्य कारण शामिल रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए अब रजिस्ट्रेशन
उसे जरूरी भी कर दिया गया है यूसीसी लागू होने के बाद, और बड़ी संख्या में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण भी चल रहा है। अब तक कुल 6,676 आवेदन आए हैं, जिनमें से 6,411 आवेदनों को अप्रूवल भी दे दिया गया है। वहीं रुद्रपुर के इंदिरा चौक स्थित मासूम शाह मियां की पुरानी मजार को NH 74 चौड़ीकरण के तहत भारी सुरक्षा में ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन और NHAI की संयुक्त कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। कार्रवाई के दौरान इलाके में यातायात बंद कर दिया गया था। 2 घंटे में मजार ध्वस्त कर दिया गया और उसी स्थल पर सड़क निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। हालांकि देर शाम हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला देते हुए आदेश दिया कि मजार की मिट्टी को सम्मानपूर्वक दूसरी जगह स्थानांतरित कर पुनः मजार बनाई जाए। इस घटनाक्रम के बाद मुस्लिम समाज में रोष देखने को मिला है। वहीं रुद्रपुर के ही ग्राम मटकोटा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए आवंटन में अनियमितताओं को लेकर महापौर विकास शर्मा ने ग्रामीणों संग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महापौर ने बताया कि योजना के तहत 29 ऐसे लोगों को आवास दिया गया है जो अपात्र हैं, जिनमें कुछ बाहरी और संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के गरीबों को दरकिनार कर अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम पंकज उपाध्याय की अगुवाई में जांच कमेटी गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने और अपात्रों का आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए। सफाई को लेकर दून पुलिस ने एक अभियान चलाया है। डोईवाला और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में नदी नालों और जल स्रोतों में गंदगी फैलाने वाले 6 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। लाउड हेलरों और गोष्ठियों के माध्यम से नदी नालों और जल स्रोतों के किनारे रहने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नदी नालों और जल स्रोतों में गंदगी फैलाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज से आज ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को भेजे जाने का सफल ट्रायल किया गया। मेडिकल कॉलेज से कोटाबाग CHC के लिए दवाइयां भेजी गई हैं। इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि ये ड्रोन न सिर्फ दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों को भेजने के काम आएगा, बल्कि आपातकालीन की स्थिति में ब्लड पहुंचाने, स्नेक एंटीवेनम पहुंचाने और अन्य दुर्घटनाओं में भी आपातकालीन मदद ली जा सकेगी। फिलहाल इसके सभी प्रकार की NOC को लेकर इसका सफल ट्रायल किया गया। हरिद्वार में वन विभाग ने जंगल में वन्य जीवों का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को अरेस्ट किया है। वन कर्मियों ने गश्त के दौरान हरिद्वार रेंज के पथरी रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार के लिए घात लगाए बैठे नसरत और बहादुर नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से वन कर्मियों को अवैध बंदूक और चाकू बरामद हुआ है। विभागीय टीम ने वन संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। जिला नियंत्रण कक्ष देहरादून द्वारा SDRF की टीम को सूचना दी गई कि मसूरी मार्ग बाटा घाट के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया है, जिसमें SDRF टीम की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही SDRF टीम के एडिशनल उप निरीक्षक मुकेश रावत के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए उन्हें रवाना किया गया। SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रोप द्वारा 300 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर उक्त व्यक्ति तक पहुंच बनाई गई, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। SDRF टीम द्वारा बॉडी बैग में डालकर स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया।
और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।